Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चैप्टर में दूसरा टॉपिक है, आपको जो दूसरा लेवल पढ़ना है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो हम उसको देखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट पर देखेंगे। ये है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। अब आपको ये पढ़ना है कि सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होते हैं, इनका नाम क्या होता है, साइन नाम, इनका अणुसूत्र क्या होता है, बनाने की विधि को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे इसका रासायनिक नाम क्या होता है। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। तो इनका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कर लेंगे कार्बोनेट। अच्छा, इसको हम सामान्य नाम में क्या कहते हैं, दूसरे रंग से इसको कहते हैं खाने का सोडा। ये होता है खाने का सोडा होता है। खाने का सोडा, इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो इसका हो गया रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट है। इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र हो जाएगा आपका NaHCO3। ये हो जाएगा इसका अणुसूत्र, सोडियम बाई कार्बोनेट का नाम है। इसका अणुभार होता है, हम इसको निकाल लेंगे। सोडियम का होता है परमाणु भार होता है 23 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर प्लस कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। 3 बार है तो 3 से इसका गुणा कर देंगे। तो इसको हम देख लेंगे कि पूरा हम इसको जोड़ लेंगे कितना होता है इसमें। तो 23 एक 24 फिर 12 और यहाँ पे 48। तो हम जोड़ लेंगे इसको, 54 हो जाएगा। यहाँ पे 4 करेंगे, 14, 8 2 10 14, 1 बचेगा और फिर 4 1 5 6 7 8 84। इसका जो अणुभार है वो कितना जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आपको समझ दिया जा रहा है इसको नोट करने के लिए। और ये नोट हो जाता है तो हम इसके बाद इसमें पढ़ते हैं बनाने की विधि। तो इसका जो अगली हेडिंग होगी वो बनाने की विधि होगी। लिखेंगे हम लोग बनाने की विधि। बनाने की विधि। तो हम लोग इसे प्राप्त कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर उसका रिएक्शन लिख दे रहे हैं। देखिए, ये है आपका Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा NaHCO3। यहाँ कर लेंगे 2। तो इसमें हमें लिखना क्या होगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तब हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, अर्थात खाने का सोडा प्राप्त होता है। तो ये इसकी बनाने की विधि का रिएक्शन हो गया है। अब हम जो बोल रहे हैं वो आपको लिखने के लिए है। इसको आप कैसे लिखोगे, तो देखिए कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करते हैं, तब हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, निर्जल। क्या है ये? निर्जल। सोडियम कार्बोनेट में हम जल को मिला रहे हैं, तो इसको हम लोग धावन सोडा भी कह सकते हैं। तो धावन सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर हमें सोडियम बाई कार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब खाने का सोडा हमें प्राप्त होता है। ये इसकी बनाने की विधि हो गई है। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इसका गुण, इसका हम गुण धर्म पढ़ेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, आपके पास समय है।
ठीक है, आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का गुणधर्म है। तो इसमें आपको पढ़ना है पहले भौतिक गुण। नंबर 1 भौतिक गुण। तो हम इसका पहले भौतिक गुण देखेंगे कि ये मतलब कि भौतिक गुण का क्या क्या होता है, हम लोग उसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद आपको रासायनिक गुण पढ़ाया जाएगा। तो देखिए इसमें जो नंबर 1 है ये, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, समझेंगे यह कैसा होता है, यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। नंबर ये क्या हो गया इसका, और नंबर 2 देखेंगे। अब देखिए ये कैसा होता है, ये सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होते हैं, अर्थात ये सफेद रंग के होते हैं, वो भी क्रिस्टल में पाए जाते हैं। नंबर 2 देखेंगे, यह जल में अल्प विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। यह जल में अल्प विलेय होते हैं, मतलब यह जल में बहुत कम घुलते हैं। तीसरा है ये, इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारकीय, इसका जलीय विलयन क्षारकीय होता है। तो ये इसका भौतिक गुण हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट के गुणधर्म में नंबर 1 है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण हम देखेंगे, नंबर 1 है यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, मतलब ये ठोस में होते हैं, ये ठोस में होते हैं। तो सफेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये। और नंबर जो 2 है, यह जल में अल्प विलेय होते हैं, मतलब यह जल में कम घुलते हैं। और जो तीसरा इसका पॉइंट है, आप देखेंगे इसका जो जलीय विलयन होता है वह क्षारकीय होता है। तो इसका जलीय विलयन की जो प्रकृति होती है वह क्षारकीय होती है। तो आप देख लीजिए भौतिक गुण, आपके पास समय है, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे रासायनिक गुण। तो अब हम इसमें देखेंगे रासायनिक गुण। नंबर 2 है ये रासायनिक गुण। तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है उसका है आपका ऊष्मा का प्रभाव। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट पर ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस पर हम जब ऊष्मा देंगे, अर्थात इसको हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये टूट जाएंगे, ये टूट जाते हैं। किस पे टूटेंगे, देखिए यहाँ होगा आपका Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, इस रूप में ये टूट जाएंगे। मतलब कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर जब हम ऊष्मा का प्रभाव, जब हम उसको गर्म करते हैं, ये गर्म करने के बाद ये टूट जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ये होता है इसका ऊष्मा का प्रभाव होता है। अब इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है इसमें हम देखेंगे अम्ल का प्रभाव। जो दूसरा है वो हम देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया। तो हम लोग इसमें अम्ल देखेंगे, इसमें लोग कौन सा अम्ल लेंगे, तो ये है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम HCl से करवाते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, तो क्या बनेगा। तो यहां देखेंगे आपका बन जाएगा
NaCl बन जाएगा। देखिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, यहाँ बन जाएगा आपका NaCl प्लस क्या बचा आपका ये हाइड्रोजन इसका एक ऑक्सीजन, यहाँ बन जाएगा CO2 प्लस अब क्या बचेंगे आपके यहाँ पर, देखिए फिर देखिए ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये इसलिए बना, और यहाँ पर अब लेंगे एक हाइड्रोजन इसका एक ऑक्सीजन, यहाँ बन जाएगा H2O, फिर यहाँ क्या बचा आपका CO2, यहाँ कर लेंगे CO2। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण बनता है, जल बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर से हम इसका देखेंगे नेक्स्ट जब क्या होगा, तो NaHCO3 की अभिक्रिया हम H2SO4 से करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पर, या वही बनेगा, लवण बनेंगे, जल बनेगा और CO2। तो यहाँ पर हम जल को बना लेते हैं, जल बन जाएगा और CO2 ये दो बार निकल जाएंगे। अब आपका बचे क्या, यहाँ कोई लवण बनेगा तो ये क्या है, ये Na है और ये SO4, यहाँ जाएगा आपका Na2SO4। रिएक्शन को हम कर लेंगे बैलेंस, यहाँ लगा देंगे 2। तो देख लीजिए आपका बराबर है कि नहीं है, 2 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम यहाँ है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और एक 2 तो 4 है, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, ऐसे 4 हो जाएगा। अब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ कार्बन 2 है और वहाँ कार्बन 1 ही है, इसका मतलब हमें यहाँ 2 करना होगा। अब देखिए 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन आपके यहाँ हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 6 हो गए, SO4 1 है, SO4 हो जाएगा, सोडियम 2 सोडियम हो जाएंगे। तो आपका ये अभिक्रिया बैलेंस है और हमने अम्लों से अभिक्रिया किया तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल ये है और आपका क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन अम्ल से अभिक्रिया करवाने के बाद हमें लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार ये पूरी अभिक्रिया हो गई। अब इसमें देखेंगे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट में देखेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है। और बेकिंग पाउडर जो बनता है वो होता है मिश्रण किसका होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का मिश्रण होता है। ये सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का और KC4H5O6 जो होता है वह पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का होता है। तो इन दोनों के मिश्रण से बनता है बेकिंग पाउडर बनता है। इसका दूसरा है अग्निशामक यंत्र के रूप में, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो उपयोग होता है वह अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है या उसके रूप में करते हैं। तीसरा जो होता है प्रतिरोधी के रूप में, इसका जो प्रयोग होता है वह प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसका जो उपयोग है आप इसको कॉपी पे नोट करिए, आपके पास समय नोट करने का, उसके बाद इसको याद करिए। अब यहाँ पर आपका जो दूसरा लवण पढ़ना था वो भी यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद आपको तीसरा लवण पढ़ा जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। जो अगला लवण आपको पढ़ना है वो है फिटकरी। तो हम देखेंगे इसमें, ये है फिटकरी। तो फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है वो देख लेंगे और उसका अणु सूत्र क्या होता है वो देख लेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे बनाने की विधि। ठीक है, तो ये है रासायनिक नाम, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये फिटकरी का नाम है। और हम फिटकरी को एलम भी कहते हैं, फिटकरी को हम एलम के नाम से भी जानते हैं। और इनका जो रासायनिक नाम होता है वो है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। और इनका जो अणुसूत्र होता है वो होता है K2SO4 into Al2SO4 thrice into 2H2O। ध्यान से इसको आप नोट कर लेंगे।
K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको इसमें बताएंगे बनाने की विधि। तो इसको कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि में देखेंगे हम यहाँ लेंगे K2 रिएक्शन है ये K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस पानी, फिर वहां आपका बनेगा, हम सबको जोड़कर लिख देंगे, यहाँ हम इसको नीचे लिख रहे हैं जो बनेगा आपका। तो K2SO4 इंटू इंटू 24H2O। तो ये आपका हो गया फिटकरी का सूत्र हो गया है, फिटकरी आपका यहाँ पूरा बन गया है। तो K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइस इंटू 24H2O कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इसमें पोटेशियम सल्फेट जो आपको लिखना होगा, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की बराबर मात्रा को जल में मिलाकर, जब जल में मिलाते हैं तो वहां हमें पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो ये उसका रिएक्शन है, आप उसको नोट कर लेंगे। और इसमें जो होता है, जब हम इसको घोलते हैं तो इसका जो विलयन प्राप्त होता है, इसको जब हम घोलते हैं, इसका जो यहाँ पर विलयन बनता है वो आपका श्वेत रंग का होता है। इनको बराबर मात्रा में मिलाते हैं, इन दोनों को बराबर मात्रा में पानी घोलते हैं तो इनका जो विलयन बनता है वह सफेद रंग का होता है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये फिटकरी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखेंगे इसका भौतिक गुण हम लोग। तो फिटकरी का भौतिक गुण में फर्स्ट है क्या कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, मतलब जो फिटकरी होता है वह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा है इसका स्वाद कसैला होता है, फिटकरी का जो स्वाद होता है वह कसैला होता है। तीसरा है यह जल में विलेय है, क्या है, यह जल में विलेय, अर्थात जो फिटकरी होती है वह जल में घुल जाती है। और जो चौथा है इसका गलनांक, फिटकरी का जो गलनांक होता है वह 92 डिग्री सेल्सियस होता है। फिटकरी का जो गलनांक होता है वह 92 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम इसमें देखेंगे इसका रासायनिक गुण, फिटकरी का रासायनिक हम गुण देखेंगे। तो जब हम फिटकरी को 200 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं, फिटकरी को 200 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं तो उसमें से जल निकल जाते हैं, उसमें से जल निकल जाते हैं तो फिटकरी फूल जाती है, फिटकरी फूल जाती है, उसे हम लोग फूली हुई फिटकरी कहते हैं, ठीक है। उसको देखेंगे, यहाँ है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ये हम 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ताप देंगे तो ये टूट जाते हैं। यहाँ होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस कितना हो जाएगा, और इसके जल के अणु होंगे बाहर निकल जाएंगे। यहाँ हम करेंगे प्लस H2 प्लस 24H2O, ये जल के अणु आपके बाहर निकल गए हैं। तो जो ये बन रहा है
इसे हम बोलते हैं फूली हुई फिटकरी। इसे हम लोग फुल फिटकरी कहते हैं। तो जब भी हम फिटकरी, आप भी इसको घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो फिटकरी का छोटा सा भाग ले लीजिएगा, उसको किसी पात्र में रख करके गरम करेंगे। जब गरम करेंगे तो कुछ टाइम के बाद देखेंगे उसमें से जल के बाहर निकल जाते हैं और फिटकरी फूल जाती है। तो आप उस फिटकरी को हल्का सा मसलेंगे तो पूरा वो टूट जाता है, एकदम चूर, मतलब कि उसका पूरा पाउडर जैसा बन जाएगा। और जब तक उसमें पानी होते हैं आप उसको हाथों से तोड़ नहीं सकते हैं। तो फिटकरी को 200 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर फिटकरी को जब गर्म करते हैं तो हमें फूली हुई फिटकरी प्राप्त होती है, जिसमें से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा। आगे इसमें है फिटकरी का उपयोग। तो हम लोग फिटकरी का उपयोग कहाँ करते हैं वो देख लेंगे। तो इसमें जो नंबर 1 है वो कह रहा है इसमें कि जल को शुद्ध करने में। फिटकरी जो होता है उसका प्रयोग हम जल को शुद्ध करने में करते हैं। तो जब जल होता है उसमें हम फिटकरी डाल देते हैं तो जल के ऊपर जो धूल मिट्टी जो कण होते हैं जो तैरते रहते हैं वो पेंदी में जाकर बैठ जाते हैं, जिससे जल शुद्ध हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें चमड़ा को रंगने में। तो जो चमड़े होते हैं उनको रंगने में इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है इसमें पेपर के निर्माण में। आप देख रहे हैं पेपर के निर्माण में जो पेपर बनता है उसमें भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कपड़ा रंगने में। कपड़े को रंगने में भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो नेक्स्ट है वो रक्त के बहाव को रोकने में। जब कभी आपको चोट लग जाती है, खून बहता रहता है, तो वहां पर फिटकरी को रखने से जो रक्त का बहाव होता है वो रुक जाता है। और लास्ट वाला दवाइयों के रूप में। तो फिटकरी का जो प्रयोग होता है वो हम दवाइयों के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार आपका फिटकरी समाप्त।